माई सेल्फ प्रोफेसर हुकमचंद जैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज छिपा बड़ौद। आज हम औद्योगिक क्रांति, परिभाषा एवं उसके कारणों पर विचार करेंगे। आप सबका स्वागत है। औद्योगिक क्रांति को क्रांति क्यों कहा गया है? उद्योग जगत में परिवर्तन 18वीं शताब्दी में इतने तेज हुए कि उसको कुछ इतिहासकारों ने क्रांति की संज्ञा दे दी। अब हाथ का स्थान मशीनों ने ले लिया। परिवर्तन तीव्र गति से हुए, परिवर्तन विशाल हुए। परिवर्तन के विशाल होने, तीव्र गति से होने से और वृहत उत्पादन होने से इसे क्रांति की संज्ञा दे दी गई। यद्यपि क्रांति राजनीतिक क्रांति के संदर्भ में बात की जाती है, परंतु ये आर्थिक क्रांति थी जो उद्योग जगत में हुई। लगभग 1760 के आसपास इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया और मशीन स्वचालित थी। स्वचालित होने से अब उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा। तो ये शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य हुई। यद्यपि कोई निश्चित तिथि इसकी बताना कठिन है, परंतु फिर भी विद्वानों ने इसे 1760 के आसपास प्रारंभ माना है और 1830 तक ये पहला चरण पूरा होता है। 1830 के बाद औद्योगिक क्रांति अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर जाती है। औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण बड़ा विविध रहा, जटिल रहा और विशाल रहा। और औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, वह फैल कर द्वितीय चरण में बहुत सारे भागों में, यूरोप के भागों में प्रसारित हो गई और धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में भी इसका प्रसार हुआ। हम ये विचार करें कि ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में क्यों हुई, यह पहले क्यों नहीं हुई या इसके बाद क्यों नहीं हुई। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि भौगोलिक खोजें 15वीं शताब्दी में हो चुकी थी और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका की खोज, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कर ली गई थी, कोलंबस के द्वारा कर ली गई थी। और इन भौगोलिक खोजों से नए देशों का, नए रास्तों का, नए समुद्री मार्गों का ज्ञान हुआ। इन भौगोलिक खोजों के कारण पूरे विश्व निकट आ गया और अब उन राष्ट्रों के लिए जो संपन्न थे, जो भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे, जैसे स्पेन था, जैसे पुर्तगाल था, इंग्लैंड था, उनके द्वारा उपनिवेशों को बनाना संभव हुआ। उन्होंने अपने अधीन नई कॉलोनियां बना ली और इन कॉलोनियों के बनाने का सबसे सशक्त उदाहरण हमें अफ्रीका में मिलता है। अमेरिका को कॉलोनी बना लिया इंग्लैंड ने। तो भौगोलिक खोजों के द्वारा नए देशों का ज्ञान हुआ और उससे उन्हें अपने मार्केट प्राप्त हुए, उन्हें अपनी पैदा की हुई वस्तुओं को खपाने का एक मौका मिल गया। तो भौगोलिक खोजों ने औद्योगिक क्रांति को एक आधार भूमि दे दी, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों ने पैसे के प्रति जो एक मोह था वह पैदा किया, क्योंकि अब तक धार्मिक प्रवृत्तियां थी। पैसे को गौण माना जाता था, व्यक्ति को गौण माना जाता था, मानववाद का विकास नहीं हुआ था। तो व्यक्ति को गौण मानने से, मानववाद को विकास नहीं होने से, पैसे को हे दृष्टि से देखने से पूंजी का विकास नहीं हो पाया था। संपत्ति तो थी परंतु पूंजी का विकास नहीं हुआ था। पुनर्जागरण युग ने तर्क को आधारित बनाया और जो अंधविश्वास था उसको दूर किया और पूंजी के बारे में, धन के बारे में एक नए दृष्टिकोण का विकास किया। इससे औद्योगिक क्रांति की जो 300 साल बाद औद्योगिक क्रांति आई, उसके लिए एक बहुत ही पृष्ठभूमि बना दी थी, सशक्त पृष्ठभूमि बन गई थी और उसकी प्रवृत्तियों का लाभ औद्योगिक क्रांति को हुआ। औद्योगिक क्रांति के तीसरा कारण कृषि संबंधी विकास। आपको ज्ञात होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति हो गई थी। 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का विकास हो चुका था। कृषि क्रांति में फसलों को बोने के लिए, फसल को बदलकर बोने के लिए खाद का प्रयोग, ऐसी बातें शामिल थी। जेथरो टल था जिसने कृषि के क्षेत्र में पहला आविष्कार किया। दूसरे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से फसलों के बारे में नए विचार रखे कि फसलों उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। तो उस सब से लोगों का पेट भरने के लिए अधिक उत्पादन संभव हुआ और
चौथी बात राष्ट्रीयता, कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा राष्ट्र शक्तिशाली बने। तो ये राष्ट्रीयता की वजह से कि हमारा राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से संपन्न हो, हमारे अधिक से अधिक हमारे कल कारखाने हो और अधिक से अधिक हमारे यहाँ पर इन्वेंशंस हो, खोजें हों। तो राष्ट्रीयता के कारक ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। वह राष्ट्र जिनमें राष्ट्रीयता की भावना थी वह औद्योगिक क्रांति में आगे बढ़े। और जनसंख्या में वृद्धि क्योंकि कृषि क्रांति हो चुकी थी और कृषि क्रांति ने अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। कृषि में नवीन नवीन प्रयोग हुए तो भोजन की उपलब्धता ज़्यादा लोगों तक हुई। हमें ज्ञात होना चाहिए कि मध्यकाल तक काफ़ी संख्या में जनहानि हुआ जाया करती थी। जनहानि महामारी से होती थी, जनहानि युद्धों से होती थी, जनहानि लगातार अकाल पड़ने से होती थी। परंतु अब कृषि के द्वारा अधिक उत्पादन संभव हुआ। तो जनसंख्या में वृद्धि की वजह से अब लोगों को दूसरे कामों में खपाना संभव हो पाया। अब प्रश्न उठता है कि यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई? इतने सारे यूरोप के राष्ट्र थे, ऑस्ट्रिया भी था, फ्रांस भी था, दूसरे भी राष्ट्र थे जहां क्रांति का सूत्रपात हो सकता था, क्रांति की शुरुआत हो सकती थी। परंतु इंग्लैंड में क्रांति की शुरुआत हुई। तो प्रश्न उठता है, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात क्यों हो? सबसे पहली बात है कि वहां पर लोहे और कोयले की खानें पास पास थी। इतिहासकार फिशर कहते हैं कि यह सबसे बड़ा कारण था कि लोहे कोयले की खानों की वजह से लोहे द्वारा निर्मित मशीनें बनाई जा सकी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लोहे के नई इस्पात के मशीनों का निर्माण संभव नहीं था। औद्योगिक क्रांति में नई मशीनों का जो प्रारंभ हुआ वह उसका कारण ये था, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास थी। दूसरी बात, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। कहा जाता है इंग्लैंड का सूर्य कभी नहीं डूबता था। इंग्लैंड का साम्राज्य इतना बड़ा था कि वह एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। एशिया और अफ्रीका में फैले होने की वजह से उसे अपने उपनिवेश मिल गए, उसको कच्चा माल मिल गया और उसको अपने कच्चे माल को उत्पादित माल बनाकर खपाने का एक जगह मिल गया, एक जरिया मिल गया। वह अपने तैयार किए हुए माल को वहाँ इंग्लैंड के उपनिवेशों में खपा सकता था, जो बहुत विशाल थे, वृहद थे, चारों ओर फैले हुए थे। तीसरा कारण फ्रांसीसी क्रांति युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इंग्लैंड पर काफ़ी भार आ गया, क्योंकि उसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो युद्ध हुए उस युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा। और व्यस्त रहने की वजह से उसे अपने देश के सैनिकों के लिए और यूरोप के अन्य देशों के सैनिकों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ा। और ज़रूरतों पूरा करने के कारण उसे नए नए जरिए ढूंढने पड़े ताकि उत्पादन वृहत स्तर पर संभव हो। इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था ये चौथा कारण था। जहाँ शांति और व्यवस्था होती है वहाँ उत्पादन संभव है, वहाँ औद्योगिक प्रगति संभव है। और पांचवा कारण पूंजी की उपलब्धता। जैसा कि हमने देखा, औपनिवेशिक साम्राज्य हो गए थे, पूंजी की उपलब्धता उसके पास बनी रही। हमें यह भी मालूम है कि भारत पर उसने जो अपना आर्थिक नियंत्रण लगा दिया था, भारत को अपने अधीन कर लिया था। भारत की बहुत सारी पूंजी इंग्लैंड जा चुकी थी और पूंजी का लाभ किस में मिला? इतिहासकारों ने कहा उस पूंजी का सीधा लाभ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को मिला और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। और अंतिम कारण है बाड़ाबंदी आंदोलन, जिसको कहा जाता है इनक्लोजर मूवमेंट। जो छोटे छोटे खेत थे उनके चारों ओर बाड़ाबंदी कर दी गई। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बाड़ाबंदी की गई और बड़े खेतों का निर्माण कर दिया गया। और बड़े खेतों के निर्माण से अब वहां पर कृषि से जनित यंत्रों का प्रयोग किया जा सका, ताकि कृषि में नए प्रयोग किए जा सके, टेक्नोलॉजी परिवर्तन लाए जा सके। तो इस प्रकार से बड़े खेतों में हल का प्रयोग किया जा सका, अन्य प्रयोग किए जा सके, जिससे बड़े मात्रा में खेती का उत्पादन संभव हो। 1772 से 1795 तक 900 से अधिक बाड़ाबंदी अधिनियम लागू किए गए। और उन बाड़ाबंदी अधिनियम के लागू होने से अब छोटे किसान बेदखल हो गए और वह बेदखल किसान अब शहरों में चले गए। और शहरों में जाने से क्या हुआ? शहरों में जाने से वह रोजगार की तलाश में रहे और उन्हें जो नई कल कारखाने खुल रहे थे उन नए कल कारखानों में काम करने की जगह मिल गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात होती है। और ये औद्योगिक क्रांति जो 1760 से प्रारंभ हुई, उसका पहला उसकी स्टेज जो है 1830 में जाकर समाप्त होती है। धन्यवाद।